Hello bachon, let's read the question. The question says which of the following statements are true about the collision theory of chemical reaction. Statement 1, number of effective collisions determine the rate of reaction. Statement 2 says collision of atoms or molecule possessing sufficient threshold energy result into the formation of products. Statement 3 says it helps in considering reacting atoms or molecules to be hard sphere and ignore their structural features. Statement 4 says molecules should collide with sufficient threshold energy and proper orientation for the collision to be effective. Choose the most appropriate option regarding the above statement. Option A says 1, 2 and 3. Option B says 1, 3 and 4. Option C says 2, 3 and 4. And option D says 1, 2, 3 and 4. So let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that according to collision theory, जो रेट कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू z इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. यहाँ पे z जो है वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को बताता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलिजन टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड. और जो e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी होती है ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन और इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी. बाद में कोलिजन थ्योरी में एक एडिशन हुआ जिसमें एक इफेक्टिव कॉलिजन्स के बारे में बात की गई, यानी कि सारी कॉलिजन्स जो होती हैं वो इफेक्टिव नहीं होती है, यानी कि ईच एंड एवरी कॉलिजन डज नॉट गिव द प्रोडक्ट. तो एक नया फैक्टर जिसे कि स्टैटिक फैक्टर कहते हैं इंट्रोड्यूस किया गया, विच टॉक्स अबाउट द रिलेटिव इफेक्टिव कॉलिजन्स, कि कुछ ही कॉलिजन होंगे जो इफेक्टिव होंगे और प्रोडक्ट देंगे. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो जो कॉलिजन थ्योरी थी उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे उनको हार्ड स्फेयर्स माना गया था एंड दे इग्नोर्ड एनी अदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर्स. तो उनके हिसाब से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फेयर. दूसरा है किसी भी कॉलिजन को इफेक्टिव होने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट में किसी भी रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने के लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए फॉर अ रिएक्टेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट. और दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए जब वो व्हेन दे आर अंडरगोइंग कॉलिजन, यानी कि एक मॉलिक्यूल है ये दूसरा मॉलिक्यूल है, अगर ये प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे, इस हिसाब से ओरिएंटेड होंगे कि इनमें प्रोडक्ट बन जाए, तो उसे बोलेंगे, तो उस कॉलिजन को हम बोलेंगे इफेक्टिव कॉलिजन. तो इफेक्टिव कॉलिजन के लिए दो चीजें मस्ट हैं अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी. तो अब अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन ओनली विल डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकॉज रेट कांस्टेंट इज डिपेंडिंग ऑन द इफेक्टिव कॉलिजन. स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है क्योंकि इसमें सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बात की है, ओरिएंटेशन के बारे में बात नहीं की गई है. स्टेटमेंट 3 करेक्ट है because in collision theory it was considered that the reacting atoms of the molecules are hard sphere and they ignored other structural features. And statement 4 भी एकदम correct है because molecules should collide with sufficient threshold energy and proper orientation for the effective collision. तो हमारे correct statement हो गए 1, 3 and 4. तो correct option हो गया option B. Hope you understood the solution well. Thank you.